नमस्कार। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा उत्प्रेरित बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला का दूसरा पुष्प ज्ञान सुगंध से सराबोर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। आभासी माध्यम से जुड़े सभी हृदय श्रोता दर्शक मित्रों, सुधी विद्वज्जनों का स्वागत है। मित्रों, श्रृंखला का पिछला पुष्प भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित रहा। आज के प्रबोधन का विषय है भारतीयता की समझ, नए भारत का निर्माण। भारतीय ज्ञान परंपरा की परिणति है भारतीयता और उसकी निष्पत्ति है नए भारत का निर्माण, अर्थात पिछले प्रबोधन का विस्तार है आज का यह अनुष्ठान। विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलगुरु
दर्शन और धर्मशास्त्र के आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी की प्रेरणा, नवाचारी सोच और सार्थक पहल का सुफल है यह ई ज्ञान श्रृंखला। आपका कुशल मार्गदर्शन, संरक्षण और अध्यक्षता इस ज्ञान यज्ञ को फलदायी बनाएगा, ऐसा विश्वास है। आज के इस अकादमिक सांस्कृतिक ई ज्ञान श्रृंखला के उद्बोधक हैं श्रद्धेय श्रीयुत हृदय नारायण दीक्षित जी। आदरणीय दीक्षित जी भारतीयता के साक्षात प्रतिमूर्त हैं। आपके परिचय का फलक व्यापक है, जिसे कुछ शब्दों में आकार दे पाना कठिन है, फिर भी प्रयास करता हूं। राजनेता, चिंतक, विचारक श्रद्धेय हृदय नारायण दीक्षित जी देश के अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे प्रसिद्ध स्तंभकार हैं। कई महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में उनके नियमित स्तंभ छपते रहते हैं। तात्कालिक चुनौती को वैचारिक लेखन का रूप देने की कला के वे विशेषज्ञ हैं। आप रूखे वैचारिक और दार्शनिक विषयों को भी ऋग वैदिक समाज की ललित अनुभूति से जोड़ने में समर्थ सक्षम हैं। छोटे वाक्यों में बड़ी बात कहने के विशेषज्ञ आदरणीय दीक्षित जी ने निबंध लेखन की एक नई शैली विकसित की है। इस शैली में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसाद गुण है, तो पंडित रामचंद्र शुक्ल की मीमांसा शैली। उनके लेखन में वैदिक काल का मधुरस है, तो आधुनिक काल का निर्मम विवेचन भी। संयोग ही है कि माननीय दीक्षित जी महाप्राण निराला, प्रताप नारायण मिश्र, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन आदि महान लेखकों के क्षेत्र से विधायक हैं। आप शंकराचार्य के दर्शन और अध्ययन पर मोहित हैं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वैचारिक स्कूल के छात्र भी हैं। आप राजनीति में सक्रिय हैं। संप्रति देश की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं और 5वीं बार विधानसभा के सदस्य। आप 6 वर्ष तक विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और सदन में अपने राजनीतिक विधायक दल के नेता भी रहे। ऋग्वेद से महाकाव्य काल तक की विस्तृत मधु उनका प्रिय आलंबन है। ऋग्वेद में चर्चित मधु पर उनकी दार्शनिक किताब मधु विद्या सुंदर ग्रंथ है। फिर पूरी सृष्टि को मधुरम देखने की इच्छा से भरी पूरी किताब मधु रसा सन 2017 में और मधु अभिलाषा 2018 में प्रकाशित हुई है। आप भारत को जीवमान सत्ता बताते हैं। आपकी माने तो भारत अलग तरह से सोचता है। भिन्न भिन्न रीति रिवाज, भाषा, गीत, नृत्य की विविधता के बावजूद भारत की सोचने की दृष्टि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। वैदिक दर्शन और सामाजिक संरचना को अखबारी पन्नों के लेखों में लिखने वाले आप प्रथम स्तंभकार, पत्रकार, साहित्यकार हैं। आपसे पहले वैदिक समाज के विषय समाचार पत्रों के मुख्य आलेख कभी नहीं बने। आपका अध्ययन क्षेत्र निराला है। आप प्राचीन यूनानी दर्शन के सूक्ष्म क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। इतिहास के विद्यार्थी हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के परास्नातक हैं। दुनिया की सभी सभ्यताओं के जानकार हैं आप। दुनिया के सभी देशों के संविधान आपकी स्मृति में है। आप भारत के संविधान को भारत का राजधर्म कहते हैं और ऋग्वेद को विश्व ज्ञान का प्रथम इंसाइक्लोपीडिया। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार
भानु प्रताप शुक्ल पत्रकारिता सम्मान, दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान से विभूषित श्रद्धेय हृदय नारायण दीक्षित जी लगभग 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों के सृजन करता है। तत्वदर्शी पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत के वैभव का दीनदयाल मार्ग, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अंबेडकर का मतलब, राष्ट्र सर्वोपरि, भारतीय अनुभूति का विवेकानंद, भारत बोध, हम भारत के लोग जैसे 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों के रचनाकार माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी का प्रबोधन सुनना आज हम सबके लिए अनुभव से गुजरने जैसा है। भारतीयता की समझ को विकसित करने और नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया से रूबरू होने जैसा है। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ श्रद्धेय हृदय नारायण दीक्षित जी को अपना उद्बोधन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित इस गोष्ठी में अपना निवेदन प्रस्तुत करने के लिए आज उपस्थित हूँ। मैं कुलपति श्री रजनीश कुमार जी और इस विषय का प्रस्तुतिकरण करने वाले आज की गोष्ठी के संयोजक संचालक अनिल कुमार राय जी, अरविंद कुमार जी और अन्य मित्र जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इस अनुष्ठान से जुड़े हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव, सबके प्रति आदर भाव और सबके प्रति नमस्कार भाव निवेदन करता हूं। बोधिसत्व बाबा साहब ज्ञान श्रृंखला के माध्यम से इस प्रकार के आयोजन पहले भी हुए हैं, अभी प्रोफेसर राय ने बताया है। यह आज का विषय भारतीयता की समझ और नए भारत का निर्माण, इस पर मुझे निवेदन करने का निर्देश हुआ है। प्रोफेसर राय ने हमारा परिचय देते हुए अपनी प्रीति, प्रेम और स्नेह के कारण बहुत बड़ा वृत्त और बहुत बड़ा चित्र आप सबके सामने रख दिया है और ऐसा होना भी चाहिए। गोष्ठियों में विशेषतया जहां विद्वज्जन ही श्रोता संचालक हों, वहां मुख्य वक्ता की प्रशंसा करना जरूरी इसलिए भी होता है कि लोग ऊबे न बंधे रहें और ये एक औपचारिक कर्मकांड जैसा है। इसलिए मैं पहले ही निवेदन कर दूं कि जो मेरे बारे में कुछ ज्ञान की, प्रज्ञान की बातें कही गई हैं, वो प्रेम बस, आदर बस कही गई हैं, उन्हें गंभीर महत्व देना ठीक नहीं होगा। कुलपति श्री रजनीश जी विद्वान अध्येता हैं और पहले तो नहीं, इधर कुछ दिन से दैनिक जागरण में मैंने उनके कई आलेख पढ़े हैं और एक आलेख में हमने दैनिक जागरण के सहायक संपादक और हमारे मित्र राजीव सचान जी को बधाई भी दी थी। और इस बीच राजीव सचान जी मेरे घर आए हुए थे, तो रजनीश जी के लेखन पर भी हमने चर्चा की। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि हाँ, वो आपकी तरह लिखते हैं। तो ये और अच्छा लगा कि एक प्रतिष्ठित कुलपति भारतीय संस्कृति के सूक्ष्म और बारीक तत्वों को
समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे देश में ले जाने का प्रयास कर रहा है। मैं उनको बधाई देता हूं कि इस क्षेत्र में भी प्रोफेसर रजनीश अन्य क्षेत्रों की तरह उन्नति करें, हमारी शुभकामनाएं है। भारत दुनिया के सभी देशों की सूची में एक सामान्य राष्ट्र राज्य है। जैसे अन्य देश वैसे ही भारत भी, लेकिन अपनी विशेष संस्कृति के कारण भारत सामान्य राष्ट्र राज्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की सूची में बेशक भारत की भी वैसी ही स्थिति है जैसी अन्य देशों की, लेकिन अपनी सनातनता में, अपनी प्राचीनता में, अपनी अनुभूति में, अपने कर्तृत्व में भारत भिन्न प्रकार की राष्ट्रीयता है। हमारा राष्ट्र भाव भी दुनिया के अन्य देशों से भिन्न है और इस राष्ट्रीयता से, सांस्कृतिक अधिष्ठान से जिस प्रवृत्ति का विकास भारत की इस धरती पर हुआ है उसे हम सहज ही भारतीयता के नाम से जानते हैं। भारतीयता लोक मंगल अभीप्स एक राष्ट्रीय प्रवृत्ति या चेतना है और इस चेतना का विकास किसी संविधान सभा, किसी गोष्ठी या किसी शोध प्रबंध से नहीं हुआ। हमारे राष्ट्र जीवन में प्राचीन काल से ही अतिरिक्त जिज्ञासा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की महत्ता रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कुछ नया शब्द इधर चलन में आया ज्यादा और कुछ इस अर्थ में आया है कि धर्म, संस्कृति, इसमें कुछ रूढ़िवाद है और इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देने की बात हमारे संविधान में, राष्ट्रीय कर्तव्यों में भी है, लेकिन मेरा अनुभव है कि ऋग्वेद और उसके रचना काल के बहुत पहले से ही भारत की, भारतीयता की जीवन दृष्टि बहुत पहले से ही, हमारी जीवन दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत रही है। ऋग्वेद को सरसरी तौर पर पढ़ते हुए भी जाना जा सकता है कि उस समय के कवियों, ऋषियों में सृष्टि और ब्रह्मांड के बारे में अतिरिक्त जिज्ञासाएं थीं। वामपंथी विद्वान संस्कृति और सभ्यता के विकास में अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत बताते हैं कि जब लोगों के पास अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त से ज्यादा उत्पादन हुआ, उसी खाली समय से अतिरिक्त उत्पादन का सदुपयोग करने वाले एक अवकाश भोगी वर्ग का उदय हुआ और ऐसे अवकाश भोगी वर्ग ने संस्कृतियों और सभ्यताओं का निर्माण किया। लेकिन हमारी भारतीयता पर, भारत की राष्ट्रीयता पर, भारत की प्रवृत्ति पर वामपंथी शास्त्र का, संप्रदाय का यह नियम लागू नहीं होता। हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में बहुत पहले से ही अतिरिक्त जिज्ञासा की प्रवृत्ति है
मैं बार बार दोहराता हूं कि हमारी भारतीयता, हमारा दर्शन, हमारा ज्ञान, हमारा प्रज्ञान, हमारी अनुभूति और हमारी जीवन दृष्टि, यह जीवन दृष्टि अतिरिक्त उत्पादन के कारण नहीं विकसित हुई। ऋग्वेद का एक ही ऋषि खेती करता है, उसके परिवार के दूसरे सदस्य दूसरे काम करते हैं, और वही खेती करने वाला ऋषि मंत्र भी गाता है, मंत्रों का दृष्टा भी है। तो एक ही साथ जिज्ञासा और उस जिज्ञासा का काव्य, उस काव्य की समझ को लेकर फिर से तमाम प्रश्न और प्रतिप्रश्न, ऐसे प्रश्नाकुल और जिज्ञासु वातावरण में भारतीयता का विकास इस देश की धरती पर हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पहली शर्त होती है सतत जिज्ञासा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ही दूसरी शर्त होती है प्रश्न और प्रतिप्रश्न। ऋग्वेद और उसके बाद के परवर्ती साहित्य में अतिरिक्त जिज्ञासा के दर्शन बार बार होते हैं। दुनिया की किसी सभ्यता संस्कृति में देव आस्थाओं पर प्रश्न नहीं मिलते। ऋग्वेद में इंद्र सर्वाधिक स्तुतियां पाने वाले देवता हैं, और इस दृष्टि से बहुत बड़े देवता वैदिक काल के माने जाते हैं। लेकिन ऋग्वेद में ही प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं कि इंद्र है, हमने तो नहीं देखा, ऐसा ऋषि कहता ऋग्वेद में। कुछ लोग कहते हैं कि इंद्र है, लेकिन हमने तो इंद्र नहीं देखा। अगर इंद्र है तो वह दर्शन दें। फिर कहीं कहते हैं इंद्र आ गए हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो कहाँ छुपे रहते हैं। तो एक वर्ग कह रहा है कि इंद्र हैं, उनका देवत्व है, उनको प्रणाम है। उन्हीं ऋषियों में से दूसरा कह रहा है कि इंद्र को प्रणाम तो हम भी करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह हैं कि नहीं। यह जिज्ञासा है जिसमें पूरा पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित है। ऋग्वेद का ही ऋषि कहता है विराट सृष्टि के बारे में, विराट ब्रह्मांड के बारे में, सूर्य, नक्षत्र, आकाश, ज्ञेय, अज्ञेय, ज्ञात, अज्ञात, कुछ अनुभूति का, कुछ बाहर का। उसके कारण ये पूरा ब्रह्मांड उसे बड़ा आश्चर्यजनक दिखाई पड़ता है। तो वो कहता है प्रक्षामि त्वाम भुवनस्य नाभि। मैं तो जानना चाहता था पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को। ये दुनिया शब्द छोटा है, विश्व शब्द छोटा है, क्या नाम दें उसका। तो ऋषि कहता है कि मैं सभी भुवनों का केंद्र जानना चाहता हूं। तो ये जो जानने की इच्छा है, जो जिज्ञासा है, ये दुनिया की किसी दूसरी संस्कृति और सभ्यता में नहीं पाई जाती। और इस भारतीयता का विकास हमारे यहाँ इसी जिज्ञासा के कारण हुआ। और जब जिज्ञासा होगी तो मन बेचैन होगा, तो प्रश्न भी उठेंगे, और जब प्रश्न उठेंगे तो प्रश्नाकुलता होगी, उनके उत्तर खोजने का प्रयास होगा। यजुर्वेद में प्रश्नों को भी देवता माना गया, ये आश्चर्यजनक बात है। और ऋग्वेद में एक मंत्र में बड़ा साफ साफ कहते हैं कि हे देवताओं, हाथ जोड़कर कहते हैं, हे देवताओं, मुझे ऐसे लोगों से दूर रखो जो प्रश्न और जिज्ञासा में रमण नहीं करते। अन्य आस्थाओं में, अन्य आस्तिकता, दुनिया के अन्य विश्वास, अन्य संस्कृतियां, उनमें प्रश्न उठाना मना है, प्रश्नों के बारे में सोचना भी मना है। लेकिन यहां ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि हम तो ऐसे लोगों के साथ बैठने में दुखी हैं, मुझे दूर रखो हे देवताओं, जो प्रश्न और जिज्ञासा में आनंदित नहीं होते।
फिर हमारा पूरा का पूरा साहित्य, जिससे हमारा जीवन और हमारी राष्ट्रीयता, हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन का दृष्टिकोण, हमारा रहन सहन, हमारे जीवन की गति, हमारा स्पंदन तय होता है, जिससे तो पूरा का पूरा साहित्य प्रश्नों से भरा पूरा है। और प्रश्न छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े प्रश्न हैं। मैं एक प्रश्न ऋग्वेद से और उद्धृत करने के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, और इस प्रश्न को मैं बार बार उल्लेख करता हूं अन्य गोष्ठियों में भी। विश्वकर्मा के बारे में माना जाता है कि उन्होंने सृष्टि का सृजन किया, ये दुनिया बनाई, जगत बनाया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में विश्वकर्मा को नमस्कार करते हुए ऋषि प्रश्न करता है कि हे विश्वकर्मा, आपने जगत बनाया, आपको प्रणाम, सत्सा, नमस्कार है आपका। लेकिन आप कृपया ये बताएं कि जब जगत नहीं था तो आप बैठकर कहां बनाए जगत, बैठे कहां, अधिष्ठान क्या था? और फिर दूसरा प्रश्न है कि जब ये विश्व, यह अस्तित्व था ही नहीं, तो हे विश्वकर्मा, फिर आप इसके निर्माण के लिए सामग्री कहां से लाए? बड़ा रोचक प्रश्न है। विश्वकर्मा के प्रति आदर भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन प्रश्नाकुलता भी है। और इस प्रश्नाकुलता ने एक विशेष प्रकार की मनुष्यता को यहां जन्म देने का प्रयास किया और सफल भी हुए। महाभारत में ऐसी प्रश्नाकुलता है कि हर पर्व में, हर अध्याय में केवल मनुष्य ही प्रश्न नहीं करते, बस पक्षी भी प्रश्न करते दिखाई पड़ते। और फिर यक्ष प्रश्न तो सारी दुनिया के चर्चित प्रश्न है। और यह यक्ष प्रश्न केवल प्रश्न पूछने के वाले प्रश्न नहीं कि हमारे मन में कोई बात आई तो हमने सवाल कर दिया, या कवि को, रचनाकार को लगा कि इस तरह का एक सवाल डाल देंगे तो हमारी पुस्तक और हमारा ये लेखन बड़ा रिच हो जाए, ऐसा नहीं है। उस समय राष्ट्र जीवन में उठने वाले प्रश्नों को यक्ष प्रश्नों की सूची में समाहित किया है महाभारत काल में। और कुछ प्रश्न तो हमारी भारतीयता के विकास से जुड़े हुए हैं, जैसे का पंथा, क्या है मार्ग। और यह प्रत्येक सजग व्यक्ति के चित्त में बात रहती कि आखिरकार जिस मार्ग से हम चल रहे हैं, जिस रास्ते हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या वो रास्ता ठीक है? और ऐसे प्रश्न जिस सभ्यता और संस्कृति में उठते हैं, वह सभ्यता और संस्कृति निश्चित ही प्रतिष्ठित होती है। तो एक प्रश्न है कि जीवन मार्ग क्या है? अगर यही प्रश्न अरब में किया जाता तो यही प्रश्न उसके बहुत पहले, इस्लाम के बहुत पहले अगर यही प्रश्न सुमेरी सभ्यता में होता, तो ये प्रश्न किसी भी सभ्यता में होता तो सीधा उत्तर आता कि देवताओं ने ये कहा है कि ऐसा ऐसा करना है। महाभारत के पहले तमाम वैदिक साहित्य है हमारे इतिहास में, लेकिन युधिष्ठिर का उत्तर बड़ा ध्यान देने योग्य। श्रुतियों विभिन्ना, तमाम अलग अलग मत हैं इस प्रश्न के उत्तर के बारे में। युधिष्ठिर कहते हैं ऋषि और नैका, ऋषि भी अनेक है। जैसे इस समय का राष्ट्र जीवन, तमाम लोगों के पास अपने राय, अपने अध्ययन, ठीक है, सबकी अपनी अपनी जीवन दृष्टि। तो युधिष्ठिर कहते हैं ऋषियों विभिन्ना, ऋषि और नैका, अनेक ऋषि। तर्को प्रतिष्ठा, तर्क से तो कुछ पता लगता नहीं। युधिष्ठिर पूरा विवरण देते हैं कि तर्क से बात नहीं बनती। और फिर आगे बताते हैं धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, और जो धर्म का तत्व है बड़ा गुहे है, वो समझ में आसानी से नहीं आता। फिर अंत में निष्कर्ष देते हैं महाजनों एन गता स पंथा। केवल महाजनों एन गता स पंथा से बात नहीं बनती, बात बनती है पूरा विवरण देने से। और उसमें पूरे चयन की सुविधा है कि आप चाहें तो ऋषि और नैका वाले को पढ़ लें कि अनेक ऋषि हैं, विश्वामित्र हैं, गर्समुद्र हैं, अथर्वा हैं, वशिष्ठ हैं, ढेर सारे ऋषि हैं वैदिक साहित्य में। तो बहुत ढेर सारे ऋषि और ढेर सारे वचन और धर्म का तत्व भीतर बहुत। तो किसी के मन में आ सकता है कि हम धर्म का तत्व ही पता कर लें कि क्या है, और इस आधार पर
बार बार प्रश्नाकुल रहते हुए अपने जीवन दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास ये भारत में हुआ और भारतीयता का ही ये हिस्सा है। एक सुंदर प्रश्न और बताने का मन है हमारा। यक्ष पूछते हैं कि आकाश बड़ा ऊंचा है और इस आकाश से ऊंचा क्या है? ये बड़ा, वैसे प्रत्यक्षतया बड़ा देखने में साधारण सा प्रश्न लगता है, लेकिन है बड़ा। आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर बताते हैं पिता आकाश से ऊंचा है। यहां कोई दार्शनिक बात नहीं है, यहां हमारी संस्कृति को, हमारी परिवार संस्था को, हमारे राष्ट्र जीवन को एक संदेश देने की बात है कि पिता के कारण हम हैं, पिता ना होते तो हम ना होते। आज का संदर्भ लें अगर, तो हजारों पिता ऐसे हैं जो अपना तन मन देकर अपने बच्चों को पढ़ाने में, उच्च शिक्षा दिलाने में, उच्च पदस्थ कराने में सफल हुए हैं, लेकिन वे फफकते हैं, उनको कष्ट है, पुत्र हालचाल नहीं लेते। ये जो पुत्र हालचाल नहीं लेते, भारतीयता की समझ उनमें नहीं है। अगर उन्हें ये बात याद आ जाए कि आकाश से ऊंचा क्या, तो आकाश से ऊंचा कोई देवता नहीं बताया गया आकाश से ऊंचा कौन? पिता। ऋग्वेद में भी एक मंत्र है, अग्नि से प्रार्थना है। इस मंत्र में भी पिता को अग्नि से भी ज्यादा बड़ा बताया गया। अग्नि बहुत बड़े देवता है। अग्नि से प्रार्थना है, हे अग्नि, हमको तुम वैसे ही प्यार दो, हमको तुम वैसे ही अपनी गोद में उछालो जैसे हमारे पिता उछालते थे। अब इसमें देखने में तो लगता है कि अग्नि बड़े हैं और ऋषि अग्नि से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन बात बड़ी, वो अग्नि से प्रार्थना भी कर रहा है और बता रहा है कि हमको कैसे उछालो। उछालने की विधि वो अग्नि को स्वतंत्रता नहीं देता कि आप अपने मन से हमको उछालो। कैसे उछालो? वैसे उछालो जैसे हमारे पिता उछालते थे। तो ये जो पिता नाम का जीव है आज के हमारे समाज में, जो उपयोगितावाद की बाहर से लहर आई यहां और जिससे भारतीयता को क्षति पहुंचने की आशंका है, उसके कारण कठिनाइयां आई हैं। एक प्रश्न है, पृथ्वी बहुत भारी है, युधिष्ठिर बताओ क्या पृथ्वी से भी कुछ भारी है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, हां, पृथ्वी माता पृथ्वी से भारी हमारी माता है। मां पृथ्वी से भारी है, ये भारतीयता का अंग है। संसार को समझने के लिए मुख्य रूप से शोध की महत्ता है और विश्वविद्यालय शोध के प्रमुख केंद्र हैं। सारे विश्वविद्यालय दुनिया के, वहां शोध होता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने शोध के साथ बोध पर भी ध्यान दिया है। पीछे 10-15 वर्ष से ज्ञान और बुद्धि नापने के लिए एक अंग्रेजी का शब्द इंटेलिजेंट कोशिएंट इस्तेमाल होता रहा कि इससे पता लगेगा, संक्षेप में उसे आईक्यू कहते हैं। बाद में लोगों को लगा कि आईक्यू से काम नहीं बन रहा, क्योंकि आईक्यू तो निर्मम है, उसमें प्रीति रस नहीं है, उसमें प्यार नहीं है। तो विद्वानों ने कहा कि किसी व्यक्ति की क्षमता जांचने के लिए इंटेलिजेंट कोशिएंट आईक्यू के साथ इमोशनल कोशिएंट का भी ध्यान रखना चाहिए, भाव जगत का। अब देर सवेर भाव जगत तो पर्याप्त है, लेकिन उसकी सीमा है। तो देर सवेर
एक नया शब्द जुड़ रहा है, जोड़ा जाना चाहिए, वो है स्पिरिचुअल कोशिएंट। शोध की क्षमता पर्याप्त नहीं है, इमोशनल भी होना चाहिए। वैज्ञानिकों के साथ, दुनिया भर के वैज्ञानिकों के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए मुझे कहना है कि उनके साथ कठिनाई है। वह सत्य खोजी तो हैं, लेकिन उस सत्य की खोज में मनुष्य का जीवन नहीं जुड़ा हुआ है। लोकमंगल का रस, लोकमंगल और भारतीयता पर्यायवाची हैं, मैं बार बार कहता हूं। तो इसका रस वैज्ञानिक शोधों में नहीं होता। भारत को, भारतीयता को समझने के लिए वैदिक साहित्य से लेकर अब तक उसी अनुसंग में रचा गया सारा साहित्य, सारे मंत्र, सारे सूक्त, ये बड़े उपयोगी हैं। भारत को समझने का प्रयास हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था, और उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया शोध है, उसमें बोध कम है। जैसे आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञानी, जिनका अभी 2 वर्ष पहले निधन हो गया, स्टीफन हॉकिंग्स ने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और बाद में द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जैसे ग्रंथ लिखे, बोले, उनमें शोध है, प्यार नहीं है, प्रीति नहीं है। और शोध के साथ प्यार और प्रीति न मिले तो ऐसा लगता है कि बात अभी आधी है। कार्ल सागन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने ब्रह्मांड की व्याख्या की। कॉस्मोस उनकी बड़ी चर्चित किताब है। उस किताब के शुरुआती भूमिका वाले पन्नों में वह एक बात कहते हैं बड़ी सुंदर, कि जो अब तक हो चुका है पीछे, इस सृष्टि में जो कुछ भी हो गया, घटनाएं घटी, नदियों ने रास्ते बदले, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं टूट गई, कुछ नई का विकास हुआ, जो कुछ भी अब तक हो गया है सृष्टि में, तो कार्ल सागन कहते हैं कि वो सब कॉस्मोस है। और कहते हैं जो आगे होने वाला है भविष्य में, वो भी सब कॉस्मोस है। इसको अगर ऋग्वेद के आदित्य से मिलावें तो ऋषि कहता, अदिति एवेदम सर्वम यद्भूतम भव्यम चा। अदिति एक नाम है संपूर्णता का, कि ये टोटलिटी ही है शुरू से। जो पीछे हो गया है वो, जो आगे होगा वो, सब टोटलिटी अंग्रेजी का शब्द है। इस बात को हजारों वर्ष पहले ऋग्वेद का ऋषि जान चुका था, जिसे कार्ल सागन आज कह रहे हैं। शोध में अंतर हो सकता है, लेकिन वो बोध से बोल रहा है। आइंस्टीन भी शोधार्थी थे, उनकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन गांधी जी में दोनों तत्व थे, शोध भी था, उनका लेखन, उनका भाषण संपूर्ण गांधीवाद में पढ़ने लायक है, और बोध भी था। और भारतीयता का बोध कैसा था? हिंद स्वराज बड़ी छोटी सी पुस्तक है, बहुत छोटी सी, लेकिन बड़ी प्यारी है। उन्होंने पूरी सभ्यता को बता दिया, और बड़ा कड़वा शब्द इस्तेमाल किया, गांधी जैसा व्यक्ति जिसका पूरा जीवन शालीनता से, मर्यादा से जुड़ा हो। तो गांधी जी ने कहा कि आपकी सभ्यता तो चांडाल सभ्यता है। भारतीयता का गहन बोध था गांधी के भीतर। दुनिया की जानकारी थी, दुनिया की राजनीति की जानकारी थी, सभ्यताओं की जानकारी थी, लेकिन उनके भीतर एक बोध था। उस बोध के आधार पर और शोध के आधार पर उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो शब्द इस्तेमाल किया वो अप्रिय है, वेश्या कहा था। गांधी जी ने लिखा है कि मेरे पास बहुत पत्र आए, लेकिन मैंने कहा कि अब कोई शब्द को मैं नहीं हटा पाऊंगा, शब्द कड़वा है, तीखा है। लेकिन भारतीयता से जुड़ा हुआ शब्द है, और यह भारतीयता अपने आप में बहुत
एक विशेष प्रकार का चरित्र है। मैं मैक्स मुलर को याद करता हूं। मैक्स मुलर ने भारत में आईसीएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए, जो वहां से सीखकर यहां भारत आने वाले थे, उनको कुछ दिन पढ़ाया था और उनसे आग्रह किया था कि आप भारत जा रहे हैं, जाने वाले हैं, भारत को, भारतीयता को समझ लेना ठीक से। और वो पूरा लेक्चर मैक्स मुलर का व्हाट इंडिया कैन टीच अस नाम से संकलित है। बड़ा सुंदर है, पठनीय है, भारत और भारतीय प्रीति से ओतप्रोत है। मैक्स मुलर ने कहा, यदि मैं संसार में किसी ऐसे देश की तलाश करूं जहां प्रकृति ने पृथ्वी के किसी हिस्से में संपत्ति, शक्ति और सुंदरता का वरदान दिया है, तो मैं भारत की ओर इशारा करूंगा। यदि कोई पूछे कि किस आकाश के नीचे मानव मस्तिष्क ने अपने श्रेष्ठतम वरदानों को अत्यंत पूर्णता से विकसित किया है, जीवन की महानतम समस्याओं पर अत्यंत गहन चिंतन किया, जीवन की महत्तम समस्याओं पर भारत में चिंतन, जो उन लोगों का भी ध्यान आकर्षित करता है जिन्होंने प्लेटो और कांट का अध्ययन किया है, तो मैं भारत की तरफ इशारा करूंगा। आगे कहते हैं, यदि कोई मुझसे पूछे कि हम यूरोप के रहने वालों को, जिन्हें यूनानियों, नोमनों और यहूदियों के विचारों पर लगभग पूरी तरह से पोषित किया गया है, उन्हें कहां से ऐसी सीख मिलेगी जिसकी बहुत जरूरत है ताकि हम अपना आंतरिक जीवन अधिक पूर्ण, अधिक वैश्विक, यहां ध्यान देने योग्य शब्द है, अधिक वैश्विक और अधिक मानवीय, और न सिर्फ वर्तमान जीवन बल्कि एक शाश्वत जीवन बना सकते हैं, तो मैक्स मुलर कहते हैं, तो मैं भारत की ओर उंगली उठाऊंगा कि भारत ही ऐसा देश है। तो एक दार्शनिक की जीवन दृष्टि, और वो भी भारत का नहीं, बाहर का, उसका आकर्षण भारत और भारतीयता के प्रति है। लेकिन ऐसे तमाम प्रत्यक्ष उदाहरणों के बावजूद आधुनिक समाज की स्थिति वैसी नहीं है। भारतीयता विश्व के प्रति एकात्मक अनुभूति है, इसे दीनदयाल जी ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहा है। और भारत को, भारत की प्रकृति में, भारत की नियति में, भारत की संस्कृति में, भारत के रस, आत्म और भारत के छंद में, भारत के ज्ञान, प्रज्ञान और भारत के अपने मुद, मोद, प्रमोद में ही विकसित होना है, यही उसकी नियति है। हम दुनिया के अन्य देशों से प्राप्त ज्ञान को इनकार करने वाले राष्ट्र नहीं हैं। ऋग्वेद का ऋषि कहता, लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल साइड्स। हे देवताओं, दुनिया के सभी, दुनिया की सभी दिशाओं से, दुनिया के सभी, सब जगह से श्रेष्ठ विचार आए हमारे पास, हमारी ओर आए श्रेष्ठ विचार, सब तरफ से आए, कोई द्वार दरवाजा बंद नहीं। लेकिन जो भी विचार आए, उन विचारों को भारतीयता के दृष्टिकोण से जांच कर दीनदयाल उपाध्याय जी ने बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। एक बड़ा सुंदर वाक्य ऐसा बताया है कि जो विदेशी है उसे राष्ट्रानुकूल बनाकर, और जो पुरातन है उसे अधुनातन बनाकर हमको आगे का मार्ग तय करना होगा।
और मैं तो ये कहता हूं, यद्यपि ऐसे विचार संकुल में मैं का कोई महत्व नहीं होता, और हमारी वार्ता में भी जहां जहां मैं निकला उसका कोई महत्व नहीं है, सब कुछ हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है। कि हमारे यहाँ शाश्वत और तात्कालिक, इस पर जैसा विचार हुआ है ऐसा दुनिया की किसी सभ्यता, संस्कृति और दर्शन में नहीं मिलता। एक शाश्वत तत्व है जिसे वैदिक ऋषियों ने ऋत कहा है। ऋत को मैं ब्रह्मांड का संविधान कहता हूं, और जो कुछ भी हमको कहीं से ज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में, अनुभव की दृष्टि से जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है कहीं से, उसको भारतीयता की कसौटी पर कसकर हमको राष्ट्र जीवन के अभ्युदय के लिए काम करना चाहिए। इसीलिए एक श्रृंखला है, और भारतीयता एक अखंड इकाई है। इसे हम इतिहास की दृष्टि से प्राचीन काल की भारतीयता, मध्यकाल की भारतीयता, आधुनिक काल की भारतीयता, इस दृष्टि से नहीं बांट सकते। भारतीयता, भारत का तत्व एक अखंड धारा है। तो इसीलिए ऋग्वेद में जो दर्शन की बात उठती है कि पूरी सृष्टि या एक है, भारत जीवमान सत्ता है, ऑर्गेनिक यूनिटी है, यह जीवन दृष्टि उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों में भी दिखाई पड़ती है। वैसी ऋग्वेद में बीज है तो उत्तर वैदिक काल में उसकी सुगंध है, फूल है, कली खिल चुकी है। और जिस प्रकार वैदिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा को लेकर वैदिक काल से बाद के कालखंड तक विश्वास मुक्त साहित्य सृजन हुआ है, उसमें से कुछ नाम ऐसे हैं, ढेर सारे नाम हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें इस गोष्ठी के इस वक्तव्य में जोड़ना उपयोगी होगा। उनमें से शंकराचार्य का एक नाम है। स्टीफन हॉकिंग को और वैज्ञानिकों को बाद में पता लगा कि ये पूरा अस्तित्व एक इकाई है। शंकराचार्य पहले से ही कह रहे हैं कि नॉट टू, दो नहीं, अद्वैत। और अद्वैत का यह दर्शन अब तो वैज्ञानिकों को भी मानना पड़ेगा देर सवेर। पूरा अस्तित्व, ब्रह्मांड कहें, यूनिवर्स कहें, कॉस्मोस कहें, कॉस्मोस वैज्ञानिक शब्द है। यूनिवर्स उन लोगों ने, पश्चिम के लोगों ने शब्द प्रयोग किया। यूनिवर्स का शाब्दिक अनुवाद होगा संयुक्त कविता, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका स्वयं में कोई राष्ट्र नहीं था। राष्ट्र ना होने के कारण उन्होंने अपने यहां संयुक्त राज्य अमेरिका उसका नाम रखा। ऐसे ही यूनिवर्स नाम है जोड़ी गई कविता। भारत ने इसके लिए अस्तित्व शब्द प्रयोग किया है। हमारे पास ज्ञान का, दर्शन का, अनुभव का, अनुभूति का, प्रामाणिक मनुष्य बनने का, प्रामाणिक मनुष्य बनाने का अच्छा खासा इतिहास, अच्छा खासा सांस्कृतिक प्रदाय है। आधुनिक भारत को विश्व के समक्ष और विश्व की चुनौतियों के समक्ष आधुनिक भारत को नेतृत्व करना है। और इस दृष्टि से
यह आवश्यक है कि हमको अपनी ही भारतीयता के एक अंश, जहां हमारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रजों ने, हमारे ऋषियों ने लगातार पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुधा को एक परिवार, और एक केवल मनुष्यों को नहीं परिवार, कीट पतंग को, नदी को, सूर्य को, चंद्र को, सबको एक परिवार, उसका अंगभूत घटक जानने और मानने का मार्गदर्शन हम लोगों को दिया है। उस दृष्टि से विश्व के सामने उपस्थित सभी चुनौतियों का समाधान भारतीयता में है। कुछ विद्वान भारतीयता को उग्र राष्ट्रवाद से जोड़ने का गलत प्रयास करते हैं। भारत की राष्ट्रीयता, भारत की भारतीयता दुनिया के अन्य देशों की राष्ट्रीयता के विरुद्ध नहीं है। केवल भारतीय संस्कृति में ही सारी दुनिया को एक परिवार जाना गया है, और हमारे यहाँ परिवार से सुंदर, निकटतम आत्मीय शब्द दूसरा नहीं। अभी हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, और कोरोना महामारी के दौरान हम लोगों ने देखा है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने केवल एक दिन, पहले दिन अचानक घोषणा की लॉकडाउन की, और उसके बाद कुछ दवाओं को लेकर दुनिया के कुछ हिस्सों से भारत से मांग हुई। हमारे देश की अपनी संस्कृति के कारण ही हमारे देश की तरफ से दुनिया के अन्य देशों को भी औषधि आदि की सहायता देने का काम हुआ, और आधुनिक वैज्ञानिक, चिकित्सा विज्ञानी इस महामारी से जूझने के जो प्रारंभिक उपाय बता रहे हैं, तो उसमें नमस्कार भी एक उपाय है। और नमस्कार का यह उपाय और उपयोग और उपकरण, ये भारतीयता का ही अंग है। कम लोग जानते होंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में नमस्कार को भी एक देवता कहा गया है कि हे नमस्कार, आपको नमस्कार है, आप बड़े हमारे लिए बड़ी कृपा करते। परस्पर दैहिक दूरी बनाना, जिसे गलती से सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है, असल में ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है। दैहिक दूरी बनाना लेकिन आत्मीय दूरी न रखना, ये भारत और भारतीयता का ही चमत्कार है। ऐसे वातावरण में जब भारत और चीन के बीच तनाव हो, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हो, दुनिया के और देश, तमाम सीमाएं, सीरिया में तनाव हो, तो जब विश्व में, संपूर्ण विश्व में तनाव की स्थिति है, किसी न किसी कारण से, कहीं सीमा का तनाव है, कहीं और कारण है, कहीं विश्वास के कारण तनाव है, अंधविश्वास के कारण अपने पंथ को श्रेष्ठ मानना और अपने पंथ को मजबूत करने के लिए दूसरों को जान से मार देना, कहीं कहीं रक्त रंजित सीमाएं हैं पंथिक विश्वासों के कारण। इन सब का उपाय भारत और भारतीयता में ही है। मैंने अपनी बात शुरू की थी कि भारत को केवल एक नेशन स्टेट जानकर समझना यह पर्याप्त नहीं होगा। हमारी एक भिन्न प्रकार की जीवन दृष्टि है, और यह जीवन दृष्टि भिन्न जीवन दृष्टि वालों को सम्मान करने की जीवन दृष्टि है। कहीं भी अपनी ही बात के लिए संघर्ष करना, मारपीट करना, अपने ही दृष्टिकोण के लिए हिंसा करना, अपने ही दृष्टिकोण को श्रेष्ठ मानना, ऐसा नहीं है। इसलिए
तनावग्रस्त विश्व के सामने एक ही मार्ग है। जैसे यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था का पंथा, तो और कोई मार्ग नहीं है। भारत को भी, भारत की नई पीढ़ी को, भारत के युवा लोगों को, भारत के प्रबुद्ध लोगों को, सबको अपने मूल से जुड़कर ही खिलने का मौका मिलने वाला है। जिस पेड़ की जड़ें उखड़ जाती हैं उस पर हरी पत्तियां नहीं लगती, कोपल नहीं खिलते, फूल नहीं खिलते, उस पेड़ पर पक्षी गीत नहीं गाते, ठूंठ हो जाता है वो पेड़। भारत की प्रतिभा, भारत का ज्ञान और भारत का प्रज्ञान और भारत का दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता वाला भारत यह आज भी है, पहले भी था। पतंजलि लगभग 2500 साल पहले, हम लोग 2020 में ये बात कर रहे हैं, उसके लगभग 200-150 वर्ष पहले पतंजलि जब योग सूत्र बता रहे थे तो ये विश्व की सेवा करने ही का ही काम था। बात तब तक बहुत दूर तक नहीं गई थी, गई भी होगी तो बहुत प्रचलित नहीं थी, लेकिन उस योग को आज सारी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। ये भारत को विश्व का योगदान तात्कालिक है और सारी दुनिया योग पर रीझ रही है। इसी प्रकार हम गर्व कर सकते हैं कि अंकगणित का श्रेय, अंक की खोज का श्रेय भारत को है। हमारे पास और तमाम वैज्ञानिकों, चिकित्सा विज्ञानियों और कठिन परिस्थितियों में भी जूझते हुए विश्व मानवता के लिए काम करने वालों की एक श्रृंखला है। ये बात ठीक है कि कभी कभी इतिहास में ऐसे अवसर भी आए हैं कि जब भारत को लंबे समय तक इस्लामी विचार के संघर्ष का, हमलों का सामना करना पड़ा है और उसके बाद अंग्रेजी सत्ता का, जहां अरब दुनिया के तमाम देशों में अल्प समय में ही पूरे देश को मजहब परिवर्तन के लिए राजी करने में सफल हो गए थे, वहां भारत में वो ऐसा नहीं कर पाए। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो इसका कारण भारतीयता थी। ये भारतीयता का चमत्कार था, संकल्प था, जो उनके तमाम हमलों के बावजूद अपने देश की धरती से प्रतिबद्ध बना रहा। अंग्रेजी सत्ता भी भारत में यद्यपि लंबे समय तक रही और उसने बहुत प्रयास किया कि यहाँ की चित्त वृत्ति बदल दी जाए, लोगों का सोच विचार बदल दिया जाए, लोगों की निष्ठाएं बदल दी जाए, जीवन पद्धति बदल दी जाए। ऐसा बहुत कुछ हुआ, लेकिन भारतीय राष्ट्रभाव, भारतीय संस्कृति और हमारी परंपरा, इसके सामने अंग्रेजी सत्ता में तो वो बनी रही, लेकिन इसके सामने अंग्रेजी सत्ता को झुकना पड़ा। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन स्वाधीनता प्राप्ति का, यह आंदोलन अपने आप में भारतीयता का ही आंदोलन है। गांधी जी का साहित्य पर्याप्त है उस आंदोलन को पढ़ने का, उनसे भिन्न विचार का साहित्य भी पर्याप्त है, लेकिन सबकी धारा एक है कि भारत ने भारत होने का परिचय दिया और भारत आगे बढ़ा। आज दुनिया में भारत की उपेक्षा
नहीं की जा सकती। हम लोगों को संकट की, विश्व तनाव की चुनौती और जो स्थानीय चुनौतियां हैं, इनमें विश्व को नेतृत्व देने की क्षमता है। और इस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। उनमें भारत और भारतीय संस्कृति का प्रवाह प्रतिबद्ध रूप में खिलता उगता दिखाई पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसे दलतंत्र में भी ऐसी कठिनाइयां आती हैं कभी कभी कि संवेदनशील मुद्दों पर भी दलतंत्र में एका नहीं दिखाई पड़ता। कई बार लगता है कि ये हमारी कमजोरी है और बड़ा त्रासद, बड़ा आहत मन हो जाता है, लेकिन ये हमारी विशेषता भी है। हमारी विशेषता भी है और यही हमारे लोकतंत्र का कमाल भी है। विचार अभिव्यक्ति की आजादी भले ही भारत की संविधान सभा ने 1949 के संविधान में दी, लेकिन उसके पहले विचार अभिव्यक्ति की आजादी ऐसी है कि यहाँ पर नास्तिक और आस्तिक साथ साथ बैठ के आनंद मगन होकर राष्ट्र जीवन की समस्याओं पर चर्चा करते थे। चरक संहिता को जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें मालूम है कि छोटी छोटी बात पर घंटों बहस होती थी। जो लोग न्याय दर्शन से, जो लोग वैशेषिक दर्शन से अवगत हैं, उन्हें मालूम है कि जहां गीता में आत्मा को कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता, वहीं वैशेषिक दर्शन में बड़ा साफ साफ कहते हैं कि आत्मा तो एक द्रव्य है। तो यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के विचार, भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण साथ साथ खिलते, साथ साथ उगते, साथ साथ भारत और भारतीयता के आयाम को और आगे बढ़ाते। विचार भिन्नता कभी हमारी कमजोरी नहीं रही, जिसे हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। विचार भिन्नता उसका एक अंग है और इसीलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित लोकतंत्र है। कठिनाइयां हैं, उनसे जूझा जाएगा और हम लोग जूझ रहे हैं। निश्चित रूप से भारत सारी कठिनाइयों को, सारी चुनौतियों को रौंदते हुए आगे बढ़ेगा और सारी दुनिया के साथ समन्वय बनाकर भारत और भारतीयता के बोध का एहसास कराएगा, सफल होगा। और जैसा मैंने पहले ही कहा था और ऐसा कहा भी जाता मेरे बारे में, मैं बार बार कहता हूं कि संविधान भारत का राजधर्म है। हमारी सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं, हमारा पूरा देश, हमारा राष्ट्र जीवन संविधान प्रतिबद्ध है। हम सब संविधान प्रतिबद्ध हैं, श्रद्धा रखते हैं संविधान में। तो जैसे संविधान हमारा राजधर्म है, वैसे ही भारतीयता और भारतीय संस्कृति हमारा राष्ट्र धर्म है। दोनों के प्रति निष्ठा, दोनों के प्रति उत्तरदायित्व बोध, दोनों के प्रति कर्तव्य बोध, संवैधानिक निष्ठा और संस्कृति की निष्ठा, इन दोनों में भी कोई द्वैत नहीं। सब एक ही राष्ट्र जीवन के अंग हैं और हम समझते हैं कि इसी में से भारत विश्व का वैचारिक नेतृत्व करने में, दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान देने में सफल होगा। मैं कुलपति प्रोफेसर रजनीश जी,
प्रोफेसर अनिल राय जी और उनके सहयोगी, इस व्यवस्था से जुड़े सभी प्रिय और आदरणीय बंधु, सबके प्रति बहुत आदर भाव व्यक्त करता हूं। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमने बहुत सुयोग्य, बहुत विद्वान और सुयोग्य मित्रों के सामने अपना वक्तव्य देने का अवसर मिला। मैं साधारण सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और विश्वविद्यालय को हमने तभी, किसी भी विश्वविद्यालय को मैंने तभी देखा, लखनऊ में मैंने एक बार कहा तो लोग हंस रहे थे। ऐसी ही गोष्ठी लखनऊ में जल्दी जल्दी जाने का अवसर मिलता है गोष्ठियों में, तो मैंने तब देखा जब मैं मुख्य अतिथि होने लायक हो गया। उसके पहले हमने अपने जिले के छोटे से स्कूल में एमए अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। उस समय जब मैं एमए में था तो विद्यालय भी, उसके पास भवन भी नहीं था, तो मैं कभी कभी यूनिवर्सिटी में जाकर अपने को बहुत अकिंचन और बड़ा ईर्ष्या भी करता हूं कि यहाँ से बहुत सुयोग्य लोग, अध्येता, विद्वान, शोधकर्ता, बोधकर्ता सब मित्र विद्यमान हैं और वहां मैं अपनी बात कैसे कह पाऊंगा। लेकिन ये भारतीयता है जो छोटे से किसी व्यक्ति को भी मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं बना देती है। मैं फिर से कुलपति महोदय और अनिल जी को, अनिल जी ने बहुत बार हमको फोन किया, ढेर सारी बार फोन किया, तो मैं बहुत आभारी हूँ। अच्छा होता कि कोरोना ना होता और मुझे विश्वविद्यालय के प्रांगण में जाकर अपना निवेदन करने का अवसर आता। तो कुछ प्रश्न मेरे पास आए हैं, तो मुझे अभी अवसर है अभी मैं उत्तर दूं प्रश्नों का भी समय है? जी, प्रश्न ढेरों मेरे पास भी आए हुए हैं, तो मैं उसमें से जिनका उत्तर मुझे लगता है कि आपके द्वारा दिया ही जाना चाहिए, उनको छांटने की कोशिश किया हूं, इसलिए कि आपने प्रश्न से ही प्रारंभ किया। भारतीयता की सबसे बड़ी विशेषता है कि ग्रंथ, व्यक्ति, इतिहास को अंतिम प्रमाण न मान करके परीक्षण को और परीक्षण के अनंतर बोधि प्राप्ति को स्वीकृत करने वाली ज्ञान परंपरा है। और यह भारतीयता का व्यावर्तक लक्षण हो सकता है, जिसमें प्रश्न करने में किसी को भय नहीं होता। और इस तरह से ढेरों प्रश्न आए हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, समय अपने पास कम है, इसलिए ढेरों ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर बाद में अपने व्याख्यान में अपने क्रम में ही दे दिया है। उन प्रश्नों को छोड़ते हुए जो प्रश्न थोड़ा सूत्र के रूप में उत्तर आया है उनका, किंतु थोड़े और भाष्य की आवश्यकता जिनके लिए महसूस हो रही है, मैं उनको रख रहा हूं, प्रश्नकर्ता के नाम के साथ रख रहा हूं। आप चाहें तो एक बार में सबका उत्तर करें या बारी बारी करें, जैसा आपको सुविधाजनक महसूस होगा, जैसा आपको ठीक लगे। तो एक एक दो दो पंक्तियों में एक एक करके ही करना ठीक होगा, क्योंकि फलक प्रश्नों का जो है अलग अलग है। एक तो संदीप वर्मा जी का प्रश्न है, इसका उत्तर व्याख्यान के आदि से अंत तक आया है, लेकिन कुछ पहचान के रूप में वो जानना चाहते हैं। पारंपरिक और अधुनातन संदर्भों में भारतीयता के पर्याय की दृष्टियों पर व्यापकता का क्षेत्र क्या हो सकता है, यानी भारतीयता के विविध पर्यायों की बात कर रहे हैं और इनको आज आधुनिक संदर्भों में किस रूप में देखा जा सकता है। ये क्या वही प्रश्न आया क्या ऊपर, पारंपरिक और? जी, पारंपरिक और अधुनातन संदर्भों में। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, इसी प्रश्न को पूरक प्रश्न के रूप में आप कहा जाए कि बहुत साफ शब्दों में प्रश्न है आरती तेलगोटे का, हम ऐसा राष्ट्र किस प्रकार बना सकते हैं जो आम आदमी का जीवन स्तर और बोध सुधार सके? जो आम आदमी का जीवन स्तर सुधार सके, ठीक बात है, ठीक बात।
ये तो बड़ा क्लियर है, जीवन स्तर का है। पहला वाला क्या था? पहला वाला वो भारतीयता के विविध की जो पर्याय वैकल्पिक दृष्टियां बनती हैं, उन वैकल्पिक दृष्टियों में कोई एक व्यापक क्षेत्र बने, या जिसको हम इंक्लूसिव दृष्टि कहते हैं, समाहारी दृष्टि कहते हैं, उस दृष्टि से बने। ये प्रश्न का उत्तर तो पूरे व्याख्यान में आ गया है। किस प्रकार से विविध प्रकार की दृष्टियों का समाहार होता है, एकत्व से बहुत्व की ओर जाते हैं हम, और बहुत्व अंत में एकत्व की ओर परिवर्तित होता है। ये उत्तर तो आपने दे दिया। पारंपरिक और अधुनातन संदर्भों में भारतीयता का पर्याय की दृष्टियों पर व्यापकता का, ये कुछ अस्पष्ट लग रहा है जी, प्रश्न वो संक्षेपीकरण में उनकी दिक्कत आई है। पारंपरिक और अधुनातन, दरअसल पूछना चाहते हैं, गुरुदेव पूछना चाहते हैं वो कि पारंपरिक भारतीय दृष्टि एक कही जाती है और आधुनिक संदर्भ है संपूर्ण विश्व का, यानी कि आधुनिकता की जो सभ्यता दृष्टि है, इसमें भारतीय संस्कृति दृष्टि जो है उसका इस सभ्यता दृष्टि में किस प्रकार से समायोजन होगा, प्रश्न ये। आधुनिक दृष्टि में प्राचीन वाले का समायोजन, जी यही कहा, यही है ना? जी जी। जरा इसको दबाओ। पारंपरिक और अधुनातन संदर्भों में भारतीयता का पर्याय की दृष्टियों पर कंफ्यूज कर रहा है। दृष्टियों पर व्यापकता का क्या क्षेत्र हो सकता है? ये प्रश्न कंफ्यूज है। मुझे लगता है कि आरती तोलगोटे का प्रश्न बड़ा सीधा है और हर सामान्य बोध वाला व्यक्ति ये चाहता है कि उससे जो बात कही जा रही है वो समाज के अंतिम आदमी को किस रूप से स्पर्श करेगी, यह दृष्टि बने, और इसका उत्तर तो आप और केवल आप ही दे सकते हैं। नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम उत्तर देने को तैयार हैं। नहीं, पहला प्रश्न छोड़ते हैं, संदीप वर्मा का प्रश्न छोड़ते हैं, आरती तोलगोटे का प्रश्न लेते हैं। नहीं, हम पहले वाले का भी उत्तर देते हैं, हम पहले वाले का भी उत्तर देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, प्रश्न स्पष्ट नहीं है, इसीलिए छोड़ने की बात है। और संदीप जी सुन रहे हैं, वो प्रश्न स्पष्ट करके भेज देंगे तो करेंगे। उनसे कहिए वो दोबारा कर लें प्रश्न। जी जी जी, संदीप जी सुन रहे हैं तो प्रश्न को स्पष्ट करके भेजेंगे तो फिर करेंगे। तब तक आरती तेलगोटे का प्रश्न ले लेते हैं। 5-7 प्रश्न महत्वपूर्ण आए हैं। आरती तेलगोटे का प्रश्न है और मिथिलेश कुमार राय का प्रश्न है, वैश्विक संदर्भ और वसुधैव कुटुंबकम के क्षितिज में भारतीयता के स्थापत्य को सहज रूप में ग्रहण करने का मार्ग। आप लोग हटिए। वैदिक संदर्भ और वसुधैव कुटुंबकम के क्षितिज में भारतीयता के स्थापत्य को, जी, स्थापत्य से उनका संबंध क्या निर्माण कार्य से कि कोई और? नहीं, स्थापत्य माने वो आर्किटाइप की बात कर रहे हैं, जो भारतीयता का संपूर्ण वितान निर्मित होता है एक से बहुत की ओर। वैदिक संदर्भ और वसुधैव कुटुंबकम के क्षितिज में भारतीयता, ये क्या प्रश्न दोबारा हो सकता है? मुझे परेशानी हो रही है, मैं पहली बार हीन भाव में जा रहा हूं। नहीं, वो पूछना सिर्फ इतना चाहते हैं, वैश्विक संदर्भ में वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो अवधारणा है, एक तो अवधारणा उन्होंने बना ली ग्लोबल विलेज की अवधारणा, अंततः वो वर्ल्ड एज ए मार्केट, वर्ल्ड एज ए मार्केट प्लेस के रूप में बना साइमन की अवधारणा के आधार पर। हम जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका जो प्रोटोटाइप है, यानी जो इसका क्या कहा जाए कि वो एक स्वरूप समझने के लिए शब्दों में बताया जा सके, वह किस रूप का होगा। जब भारतीय संदर्भों में वसुधैव कुटुंबकम अगर विश्व में लागू हो तो उसका रूप क्या होगा।
वैदिक संदर्भ और वसुधैव कुटुंबकम के चीज में भारतीयता के क्या करें, प्रश्न नहीं जा रहा दिमाग। नहीं, आप सरल कर दीजिए जरा, आप सीधा प्रश्न। जी गुरु, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये कहना ये चाहते हैं, एक जो आज वैश्विक संदर्भ है, पूरे विश्व में एक ग्लोबल मार्केट बनाने की कोशिश की, कहा उसको पूरे विश्व को जो है भौतिक दूरियों को कम करके ग्लोबल विलेज बना रहे हैं, लेकिन बनाया ग्लोबल मार्केट। हम वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, भारतीय जो दृष्टि है वसुधैव कुटुंबकम, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, उसका रचना क्या, उसको क्या होगा। वैसे तो इसका उत्तर आपने गांधी को संदर्भित करके बहुत स्पष्ट दिया है। मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। क्या हम फोन मिला लें क्या? जी जी कर सकते हैं, कर सकते फोन पर बात करने क्या? जी जी फोन से भी कर सकते हैं। उसको आप, हमारे यहाँ कोई सिस्टम तो है नहीं, तो हम सब आवाज इसकी ठीक नहीं आ रही। मैं उत्तर देना चाहता हूं लेकिन मैं करूं क्या? इसीलिए सामने होते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं उत्तर कोई एक बार उसको फिर लिखवा दीजिए उस पर स्क्रीन पर। वैदिक संदर्भ और वसुधैव कुटुंबकम के क्षितिज में अब ये कुछ बात, इससे नहीं पल्ले पड़ रहा यार। क्या कहते हो तुम? क्या लिखा है? वैदिक संदर्भ और वसुधैव कुटुंबकम के क्षितिज में भारत के भारतीयता। जी रजनीश जी बताइए। जी मेरे पास कागज। वैश्विक संदर्भ में गुरुदेव ये पूछना ये चाहते हैं, वैश्विक संदर्भ में आज का जो विश्व है, ये समकालीन विश्व के संदर्भ में पूछना चाहते हैं। जो आज का विश्व है जी, उसमें जो ये, हाँ आप फोन पर हैं क्या? जी जी फोन पर मैं आ गया हूँ। हाँ आप ठीक है, आप ठीक है जी। हाँ, ये आज का जो वैश्विक संदर्भ है, यानी विश्व का जो परिदृश्य है, इस विश्व के परिदृश्य में 1990 के बाद एक ग्लोबल विलेज की बात आई उदारीकरण के नाम पर। ठीक है। वस्तुतः वो ग्लोबल विलेज तो नहीं था, वो तो ग्लोबल मार्केट था। बिल्कुल। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। जो प्रश्न करता है उनको मैं समझ नहीं पा रहा था, तो ये हमारी कमजोरी है, प्रश्न मैं नहीं समझ पा रहा था, और मैं बगैर प्रश्न समझे किसी विषय पर चला जाऊं आगे तो वो भी ठीक ना होता, न्याय ना होता हमारे आपके साथ, दोनों के साथ। 1991 के पहले भारत का आर्थिक क्षेत्र भिन्न प्रकार का था। लगभग इसी के कुछ पहले सारी दुनिया में भी, जिसे ग्लोबलाइजेशन कहा गया, आर्थिक उदारीकरण कहा गया, इस आधार पर राष्ट्रों राज्यों की सीमाएं व्यापार की दृष्टि से लगभग मुक्त होने लगी और वो एक नई तरह की दुनिया बनी। उसके अपने नुकसान हुए, इसलिए कि वह आर्थिक दृष्टि
प्रत्येक व्यक्ति को उपभोक्ता मानकर चल रही थी। भारत की दृष्टि में उपयोगिता का महत्व तो रहा है और उस उपयोगिता में भी तमाम तरह के संयम रहे हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और गांधी जी ने इसके लिए बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया, स्वैच्छिक गरीबी। अपने लिए उतने साधनों के लिए प्रयास करना जितने से हमारा काम चल जाए। अपनी इच्छा से चयन की गई गरीबी, ऐसा शब्द उन्होंने प्रयोग किया। भारत की जीवन दृष्टि में प्रत्येक मनुष्य की महत्ता है। भारत के अपने नागरिकों की महत्ता, दुनिया के सभी मनुष्यों की महत्ता, और आर्थिक उदारीकरण की दृष्टि में मनुष्य की महत्ता न होकर संपूर्ण समाज को क्रेता और विक्रेता में बदल देने की बात थी। और सब जानते हैं कि ऐसी आर्थिक संरचना में व्यक्ति की महत्ता, व्यक्ति की गरिमा को कोई महत्व नहीं होता। भारत में भी यह अर्थनीति आई और इसके नुकसान भी हुए, इसके फायदे भी हुए। हम भारत के लोगों को आर्थिक नीति का सदुपयोग करते हुए व्यक्ति को केवल उपभोक्ता, केवल क्रेता और केवल विक्रेता की मानसिकता में जाने से रोकना है। और मनुष्य अपने दैनिक जीवन के लिए आवश्यक संसाधन के अलावा अगर आर्थिक इकाई ही बनकर रहेगा तो विश्व सुंदर नहीं हो सकता। भारत की अपनी जीवन दृष्टि रही है, जैसा प्रश्न में निहित है, वसुधैव कुटुंबकम की, सारी दुनिया को परिवार जानने की, और सारी दुनिया को परिवार मानने या जानने की ही बात नहीं, सारी दुनिया एक परिवार है भी। अब ये सिद्ध भी हो चुका है। तो इस जीवन दृष्टि की, जिसे ग्लोबल विलेज कहते हैं, कि सारी दुनिया एक गांव हो गई है, और गांव हमारे अपने देश से ही ये शब्द बाहर गया है। गांव का अर्थ जहां सब लोग एक परिवार जैसे हों, जहां बहुत प्रेम हो, जहां बहुत प्रीति हो, सुख दुख में एक साथ साझीदार हों, पूरा गांव एक इकाई की तरह हो, जैसा गांधी जी ने बताया है। तो इस तरह की मानवीय जीवन दृष्टि का विकास करना, और यह चूंकि दुनिया के अन्य देशों की दृष्टि नहीं है, केवल भारत की दृष्टि है, तो भारत को इसका नेतृत्व करना चाहिए। ये प्रश्न अपने आप में बहुत संगत है कि इस दौर में जब मनुष्य आर्थिक इकाई ही बनाकर रख दिया गया हो, उस दौर में हमारी जीवन दृष्टि की, भारतीय जीवन दृष्टि की महत्ता और भी बढ़ जाती। इसमें कोई पूरक बात हो तो हमसे पूछ सकते हैं। पहले मैं समझ नहीं पा रहा, कोई पूरक प्रश्न हो, हम तो विधानसभा में अलाउ करते हैं पूरक प्रश्न। आप पूरक प्रश्न की अपेक्षा एक दो और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुझे ले लेते हैं, और शेष लोगों को हम आपका ईमेल एड्रेस दे देंगे। अगर उनकी जिज्ञासाएं हैं तो आपसे मेल पर संपर्क स्थापित करके। मेरा ख्याल पूछने दीजिए। नहीं, लेकिन और भी प्रश्न है, और भी कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न और है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो सामान्य तौर पर भारतीयता की बात करने वालों पर उठता रहता है। डॉक्टर जयंत उपाध्याय जी का प्रश्न है, फ्लैश कर सकते हैं इस प्रश्न को। लंबा प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूं। प्रश्न तो अंतिम पंक्ति में है, लेकिन उसकी भूमिका है और वो स्क्रीन पर भी आ रहा है। निसंदेह भारतीयता अप्रतिम है, परंतु हमारी गुलामी की कहानी भी प्राचीन है। क्या सहजता हमारी कमजोर कड़ी है? क्यों भारतीयता की बाह्य आक्रमणों के साथ ही हमने आंतरिक और सैद्धांतिक विद्वेष को सर्वाधिक महसूस किया है। तो क्या भारतीयता
केवल दृष्टि ही रहेगी या वैश्विक धरातल पर मानसिक और प्राकृतिक विस्तार भी करेगी? बहुत सुंदर प्रश्न है। इन्होंने गुलामी की कहानी की बात याद कराई। मुझे लगता है ये प्रश्न पहले फ्लैश कर रहा था जी। तो हमने इसीलिए अंग्रेजों की गुलामी और इस्लामी शासन काल की कुछ बातें उसमें जोड़ी थी। लेकिन आपका ये ठीक कहना है, बाह्य आक्रमण के साथ ही हमने आंतरिक सैद्धांतिक विद्वेष को सर्वाधिक महसूस किया। ये भी बात ठीक है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, इसमें बाह्य आक्रमणों के साथ ही आंतरिक सैद्धांतिक विद्वेष की बात महत्वपूर्ण है। आंतरिक विद्वेष से अगर प्रश्नकर्ता मित्र का मंतव्य है कि हमारे अपने भारत के भीतर तमाम वैचारिक विषयों को लेकर, पंथिक विश्वासों को लेकर, अपने अपने ही पंथ मत मजहब के आग्रह को लेकर तमाम तरह के तनाव होते हैं और उससे भारत कष्ट में होता है, यही होगा मेरा ख्याल। जी जी, इसका यही प्रश्न है ना जी। भाई मैं प्रश्न स्पष्ट कर रहा था। ये ऐसा है जैसा प्रश्न में आया है, ऐसा है। और इस परिस्थिति से, इस चुनौती से टकराकर ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता का जो संवैधानिक प्रतिबद्धताएं हमारी हैं, इस ऐसी चुनौतियों से टकराकर ही हम राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत पहले से और आज भी परिपूर्ण वैचारिक स्वतंत्रता है। वैचारिक स्वतंत्रता में प्रत्येक व्यक्ति को अथवा समूह को, राजनीतिक दल हो तो राजनीतिक दल को, दल ना हो तो कोई संगठन हो उसको, इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा, रखना चाहिए कि उसके पक्ष का, उसके विचार का स्वागत है, लेकिन वो भी दूसरे के विचार का स्वागत करे। तर्क होना चाहिए। तर्क हमारे राष्ट्र जीवन में बहुत पहले से होता रहा। बहस होनी चाहिए। हम लोकतंत्र हैं, बहस होती भी है। लेकिन कोई पंथ विश्वासी अथवा कोई वैचारिक समूह राष्ट्रीय एकता को दांव पर लगाकर टकराहट पैदा करता है तो उससे राष्ट्र जीवन की संगति प्रभावित होती है और कठिनाइयां भी आती हैं। ऐसा भारत में जब कब होता है। जो हिस्सा बहस लायक होता है, जो कुछ घटित हुआ, उसके 2-3 खंड बनाए जा सकते हैं। एक ऐसा जहां नेशन स्टेट को हस्तक्षेप करना चाहिए, एक भाग ऐसा जहां पर राष्ट्र राज्य सरकारें हस्तक्षेप करें, कार्रवाई करें, ऐसा होता है समय समय पर। एक भाग ऐसा जहां बहस की गुंजाइश हो, जिसमें हम लोग मैदान में आते हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग। तो एक पक्ष अपनी बात कहता है, हमारा पक्ष दूसरी, हम उस अपना पक्ष रखते हैं। तो ऐसे टकराव स्वाभाविक हैं और जनतंत्र के लिए, जनतंत्र की मजबूती के लिए ऐसे टकराव, ऐसी बहसें उपयोगी भी होती हैं, लेकिन एक मर्यादा होनी चाहिए। और जब धीरे धीरे ये जो प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न से चिंतित और बेचैन होने वाले मित्रों की संख्या बढ़ेगी और वह आगे आकर इस लड़ाई में, इस चुनौती में अग्रिम पंक्ति के योद्धा होकर हमारे देश के लोकमत को वसुधैव कुटुंबकम की धारा से जोड़ने में सफल होंगे, तब ही हमारी इच्छा का समाज बनेगा। कोई भी समाज व्यवस्था, भारत की समाज व्यवस्था सहित दुनिया की कोई भी समाज व्यवस्था आदर्श नहीं होती। उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ियां होती ही रहती हैं। कुछ पहले से होती हैं, कुछ बाद में होने लगती हैं। हमारे पास जो आज का समाज है, आधुनिक समाज, ये हमारे पूर्वजों के सचेत अथवा अचेत कर्मों का परिणाम है। मैं कई बार सोचता हूं कि जो अचेत कर्म का परिणाम है वो है जाति, और जाति के कारण भेद। सचेत कर्मों का परिणाम है गीता, सचेत कर्मों का परिणाम है ज्ञान विज्ञान की तमाम तकनीकी, सचेत कर्मों का परिणाम है योग, सचेत कर्मों का परिणाम है आयुर्वेद, और तमाम सचेत कर्मों के परिणाम है संगीत है,
छंद हैं, छंद विज्ञान है, साहित्य है, सृजन है, कुछ अचेत कर्मों के परिणाम है। तो अचेत कर्मों के परिणाम में जैसे पहले छुआछूत थी, एक हिस्से में, अब नहीं, बिल्कुल खत्म हो गई। अभी जाति भेद है, जाति विदा हो रही थी, लेकिन हमारे राजनीतिक दल तंत्र द्वारा उसे उपयोगी पाए जाने के कारण वो और दूसरे रूप में खड़ी हो गई आकर। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो भारतीयता का विचार है वही मूल विचार है, उसके आगे कुछ चीजें आएंगी, आया करती हैं। और जैसा हमारे पूर्वजों ने सचेत कर्म से बहुत कुछ किया और हमको ये भारत दे गए, ऐसा ही हम सबको चाहिए कि कुछ सचेत कर्मों से ऐसा कर दें कि एक बहुत सुंदर, दिव्य, भव्य और आनंद मगन, मधुर रस से भरपूर भारत मिले। एक प्रश्न जिसका उत्तर तो हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार और दोहराने की जरूरत है। अचेत कर्मों की चर्चा करते हुए प्रश्न का उत्तर तो आ गया, फिर एक बार दोहराने का विषय है। ऋषिकेश भामरे जी का प्रश्न, भारतीय संस्कृति महान है, लेकिन आधुनिक संदर्भ में वो कहना चाहते हैं आधुनिक समय में बहुत सारी समस्याएं भी हैं, जैसे जातीयता, भेद दृष्टि, आर्थिक असमता। इन कमियों को करने का रास्ता। भारतीय संस्कृति आ गया, डिस्प्ले कर गया, भारतीय संस्कृति महान है, लेकिन आधुनिकता के संदर्भ बहुत सारी जातियां हैं। जातीयता, अच्छा ठीक, बहुत सारी जातीयता, मतभेद, भेद, आर्थिक विषमता। अच्छा ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो पहला प्रश्न जाति भेद का, जाति भेद पर अनेक लोगों के अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव बड़े त्रासद हैं, बड़े दुखी करने वाले हैं। जाति भेद पर बहुत कुछ लिखा भी गया है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस विषय पर जितना लिखा है वो बार बार पठनीय भी है। और मुझे स्मरण आता है कि उन्होंने एक शोध पत्र जाति की उत्पत्ति और विकास पर लिखा था, तैयार किया था। उसमें उन्होंने जातियों के उद्भव पर, जातियां कैसे बनी, किस आधार पर उनका विकास हुआ, उस पर बड़ा परिश्रम पूर्ण शोध किया है, वो उपयोगी है। उन्होंने अपने शोध में बताया कि कैसे एक वर्ण अथवा वर्ग ने स्वयं के विवाह के कार्य को अपने ही ग्रुप में, अपने ही समूह में एक घेरे में डाल लिया और फिर वो जातियां जन्मना होने लगी। ऐसा एक बड़ा लंबा शोध है जो आज के इस अवसर पर उल्लेख करने लायक तो था, उतना उल्लेख हमने कर दिया। एक उपाय जाति व्यवस्था की समाप्ति का, जाति व्यवस्था की समाप्ति वह चाहते थे, जाति व्यवस्था की समाप्ति गांधी जी चाहते थे, जाति व्यवस्था की समाप्ति डॉक्टर हेडगेवार चाहते थे, जाति व्यवस्था की समाप्ति सब समाज के सुधीजन चाहते हैं। उनके विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जाति के नुकसान से सब लोग परिचित हैं। धर्म में तो ये सुविधा रहती है कि आप एक धर्म की आस्था से छोड़कर किसी दूसरी आस्था में जा सकते हैं, लेकिन जाति में सुविधा नहीं होती। आप इस्तीफा नहीं दे सकते इससे, जैसे पार्टी से इस्तीफा हो जाता है, धर्म से हो जाता है, लेकिन जाति से आप इस्तीफा देकर दूसरी जाति में नहीं जा सकते। इसलिए ये और कठिन है, चट्टान की तरह है। इसके प्रभाव को कम करने के कई उपाय लोग बताते हैं। उनमें एक है कि समृद्धि बढ़े, तो समृद्धि से जाति खत्म होगी। संविधान सभा ने आरक्षण दिया था, आरक्षण जारी है, जारी रहना चाहिए भी, एक इस पर बहस की गुंजाइश है। लेकिन आर्थिक समृद्धि के बावजूद जाति के प्रभाव को समाप्त करने में भी सफलता नहीं मिली। भारतीय संस्कृति और भारतीयता और मूल रूप में भारत का दर्शन, यह जाति को महत्व नहीं देते। बहस का विषय हो सकता है
लेकिन पूरे ऋग्वेद में 10,500 मंत्रों में जाति शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। और केवल एक सूक्त में जहां पर वर्णों की बात आई है, लेकिन वह भी वर्ण के अर्थ में नहीं। हमारी अनुभूति और हमारा दर्शन निश्चित रूप से जाति भेद को समाप्त करने में सक्षम है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो तत्काल प्रभाव से ठीक की जा सकती हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें दवाई लंबे समय तक चलती है, बहुत लंबे समय तक, बहुत दीर्घ काल तक। और केवल दवाई से ही नहीं काम बनता, चिकित्सक साथ में कुछ डूज और कुछ डू नॉट्स भी बताता है कि ये नहीं लेना है, ये लेना है। तो एक तरफ तो हमारे देश के सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम सांस्कृतिक संगठन, तमाम लेखक, तमाम पत्रकार जाति दंश से भारत के समाज को छुटकारा दिलाने में संलग्न है। दूसरी तरफ बीच बीच में पथ्य का कुपथ्य हो जाता है। और हमने दल तंत्र का उल्लेख किया, किसी पार्टी का उल्लेख नहीं किया, मुझे करना भी नहीं चाहिए, ना इस गोष्ठी में, ना अध्यक्ष विधानसभा होने के कारण। तो बहुधा पथ्य का कुपथ्य हो जाता है। लेकिन इसकी इंटेंसिटी, इसकी त्वरा और इसकी डेंसिटी, घनत्व, ये दोनों लगातार घट रहे हैं। और इसे घटने के, इसे ठीक करने के उपकरण हमारे भारतीय परंपरा और दर्शन में ही है। और दर्शन और विज्ञान का कमाल ये होता है कि दोनों आस्थाएं हिला देते हैं, दोनों प्रतिबद्धताएं हिला देते हैं। तो इसी दर्शन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन दोनों का साझा नाम भारतीयता होना चाहिए। इससे उम्मीद है कि ठीक होगा, लेकिन ऐसा है जैसा उन्होंने लिख कर दिया, ये सही है। मुझे लगता है कि जिस ढंग से इस चर्चा में सभी श्रोता रुचि लेना प्रारंभ किए हैं, इसको समाप्त करना है ऐसा कहते हुए मैं भक्तों का उपभाजन बनने वाला हूं। तथापि इस विश्वास के साथ सबको ये निश्चित ही इस प्रकार की चर्चा के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के दायित्वों के कारण से कुछ व्यस्तता तो बढ़ी है, लेकिन तथापि एक राज ऋषि के रूप में ज्ञान चर्चा, ज्ञान के विस्तार के लिए कृत संकल्प है। और इस व्यस्तता के समय में भी आप समय निकाल लेते हैं। अगली बार फिर हम जल्दी ही आपसे अनुरोध करेंगे और जहां चर्चा आज टूट रही है वहीं से प्रारंभ करेंगे। इस पूरे व्याख्यान में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें आई हैं जिनको सिर्फ मैं दोहरा देना चाहता हूं। भारतीयता इतिहास के कालखंडों में विभाजित अवधारणा, यह अखंड धारा है। भारतीयता समग्रता में देखना है, संपूर्णता में देखना है। भारत की दृष्टि विविधताओं के योग से बनने वाले एकत्व की दृष्टि नहीं है, अपितु एकत्व से बहुत्व की ओर, एको हम बहुश्यामः की अवधारणा के साथ एक है बहुत होंगे, इस प्रकार से एक तत्व का बहुविध अभिव्यंजन हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। मूलतः कोई भेद नहीं है। इस दृष्टि से देखने की विधि भारतीयता है। भारतीयता को दो धर्मों की दृष्टि से देखना चाहिए। समकालीन संदर्भों में भारतीयता को समझना है तो दो धर्मों की दृष्टि से देखना होगा। एक राज धर्म की दृष्टि से भारतीयता को देखना होगा, दूसरा राष्ट्र धर्म की दृष्टि से भारतीयता को देखना होगा। भारत का संविधान और संविधान व्यवस्थाएं भारत का राज धर्म है और भारतीयता राजित होती है, राजनीतित्व के अर्थ में सुशोभित होती है, प्रकाशित होती है भारत के संविधान के द्वारा। और राष्ट्र धर्म है, चिरंतन राष्ट्र का धर्म है, जो दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृति, सबसे पुरानी सभ्यता और सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति के संगम से श्रेष्ठतम मानव जीवन की निर्मित का जो क्रम है, उस क्रम में जो भाषित होता है, प्रकाशित होता है,
वह राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म और राजधर्म में पारस्परिकता है, परिपूर्णता है। एक दूसरे को मजबूत करते हुए इस पूरे समाज को आगे बढ़ाने की इनमें क्षमता है, इनमें कहीं भेद नहीं है। एक रूप में देखना, भारत को राष्ट्रीयता के संदर्भ में देखना और भारत को राज्य के संदर्भ में देखना, भारत को एक स्टेट अवधारणा में देखना और भारत को एक नेशन अवधारणा में देखना, भारत को स्टेट नेशन के रूप में देखना नहीं है, अपितु संपूर्ण भारत राष्ट्र के रूप में देखना है। और इस जीवन प्रणाली के द्वारा, इसके अनुभव के द्वारा जो जीवन प्रणाली ने इस जीवन से, उसमें दो प्रकार की परिस्थितियां हैं जिसकी चर्चा आपने की थी। एक तो भारत के सचेत ज्ञानात्मक प्रयासों के द्वारा, सचेत चेतना की व्यक्ति के द्वारा निःसृत हुआ है, जिससे संगीत निःसृत होता है, जिससे कलाएं निःसृत होती हैं, विज्ञान निःसृत होता है, और श्रेष्ठतम राष्ट्र और राज्य जिन संसाधनों पर बन सकता है वो सभी प्रकार की सामाजिक दृष्टि। दूसरा अचेत अनुभव का परिणाम है। हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, इसको भूल करके जब समाज बाह्य प्रभाव में आकर के अचेत रूप से कुछ ग्रंथियां पालने लगता है, तो उससे कुछ विकृत अवधारणाएं भी निर्मित होती हैं। किसी कालखंड में शायद उनकी जरूरत रही है, लेकिन वस्तुतः यह विकृतियां हैं और उन विकृतियों को सचेत रूप से दूर किया जाना चाहिए। वो धीरे धीरे विगलित भी हो रही हैं काल के प्रवाह के साथ और सभी भारतीयों के समवेत प्रयास के साथ उनका विगलन होगा और सब में एकत्व, सबकी इहलौकिक उन्नति और पारमार्थिक श्रेष्ठतम सुख की प्राप्ति का जो समाज है वह भारतीयता का प्रकटीकरण है। इस भारतीयता के प्रकटीकरण के द्वारा इस भारतीयता की भावभूमि पर जो भारत होगा वही आत्मनिर्भर भारत होगा, जो स्वयं विकसित होगा, स्वयं समृद्ध होगा और संपूर्ण विश्व की के विकास और समृद्धि, शाश्वत विकास और शाश्वत समृद्धि का साधन बनेगा। इस प्रकार के व्यापक विधान आज की आवश्यकताओं का विचार करते हुए कोरोना के कालखंड में कोरोना से प्रारंभ करते हुए, लेकिन कोरोना के बाद की सभ्यता किस प्रकार से भारतीय सभ्यता से भारतीय संस्कृति बोध के साथ आने वाली सभी मानव निर्मित, समाज निर्मित, राष्ट्रों के अंतर संबंधों से निर्मित और विज्ञान और सभ्यता की दृष्टि से निर्मित समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकती है, इन सब का इसमें दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। इस निर्देश के मैं औपचारिक धन्यवाद तो अनिल कुमार राय अंक देंगे, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और भारतीयता को समझने की कोशिश करने वाले हर सचेत भारतीय मन की ओर से आदरणीय दीक्षित जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आभार देता हूँ और उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अनिल जी से अनुरोध है। बहुत ही सुंदर, बोधगम्य और सर्व संप्रेषणीय उद्बोधन के लिए श्रद्धेय दीक्षित जी को हृदय की गहराइयों से साधुवाद। माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी का प्रबोधन सुनना आज हम सबके लिए एक अनुभव से गुजरने जैसा रहा है, भारतीयता की समझ को विकसित करने जैसा और नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया से रूबरू होने जैसा रहा है। आपकी स्थापना की लोक मंगल और भारतीयता पर्यायवाची है। विश्व की सभी चुनौतियों का समाधान भारतीयता में है और विश्व का वैचारिक नेतृत्व करने में भारत सफल होगा, यही भारत होने का मतलब है। माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी हम सबके आग्रह को, अनुरोध को सहर्ष स्वीकार किए और अपने ज्ञान गंगा से, ज्ञान के निर्मल पवित्र से हम सबको पवित्र किए। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से माननीय दीक्षित जी के प्रति आभारी हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप हमसे जुड़े और न सिर्फ विश्वविद्यालय परिवार को बल्कि इस आभासी माध्यम से जुड़े हजारों लोगों तक अपनी बात को पहुंचा करके
भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को और नए भारत के निर्माण की दिशा में जो कार्य हो रहा है, मुझे लगता है कि उससे सबको लाभान्वित किए। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति माननीय कुलपति जी रजनीश कुमार शुक्ल जी, जिनकी प्रेरणा से इस श्रृंखला की शुरुआत की गई, और मैं देख रहा हूँ जिस तरह के प्रबुद्धजन जुड़ करके इस श्रृंखला के माध्यम से अपने ज्ञान से भारतीयता को, भारतीय ज्ञान को, भारतीय संस्कृति को लोकव्यापीकरण करने में लगे हुए हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय कुलपति जी के प्रति भी आभारी हूँ कि आपके सदिच्छा से, प्रयास से और प्रेरणा से ये श्रृंखला शुरू हो पाई है। मैं पुनः विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और इस आभासी माध्यम से जुड़े देश भर के प्रबुद्ध जनों के प्रति भी आभारी हूँ कि उन्होंने समय निकाला, और जिस यज्ञ की एक तरह से हम लोग आहुति दे रहे हैं ज्ञान की, उसमें सब लोग अपनी सुविधा देने के लिए हम सबके साथ जुड़े। मैं इस माध्यम से जुड़े सभी प्रबुद्ध जनों का, मित्रों का, श्रोताओं, दर्शकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस आयोजन में हमारे कुछ मित्र जुड़े हैं, संदीप कुमार वर्मा जी, अरविंद कुमार जी, मिथिलेश जी, हेमंत जी। ऐसे मित्रों के सहयोग से ही ये कार्यक्रम हम सबके पास पहुंच पा रहा है, सभी इसका लाभ उठा पा रहे हैं। मैं सबके प्रति पुनः दिल से, हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। पुनः सबकी का आभार।